हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, साइट स्मार्ट क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में मैं आपका बड़ा बड़ा स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज से हम बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप स्पेशल बैच में शामिल हैं। और शुरुआत करते हैं, हम गणित की धुआंधार शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना, इस गणित को हम बिल्कुल जीरो से सीखेंगे और कोई भी कंसेप्ट नहीं सीखेंगे, इसलिए हमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। मैं गारंटी देता हूं कि मैथ करते समय तुम्हें अपने आप ही एक अच्छा आनंद प्राप्त होगा। बस ध्यान इतना रखना है कि जैसा मैं कह रहा हूं, जितना मैं कह रहा हूं उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है, केवल उतना ही पढ़ना है। कंसेप्ट में जिस तरीके से बता रहा हूँ वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर लेना है। कहने का मतलब ये है कि आपको जब भी क्लास देखना है तो एक अकेली जगह पे जाना है, लीड लगा लेना है, कॉपी पेन साथ में होने चाहिए, साथ में लिखते चलो और समझते चलो। यदि कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स करना है और मुझसे पूछना है, और बाकी सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कर ही रहे हैं और बता देंगे। कोई कन्फ्यूजन होता है, कोई दिक्कत होती है तो आज से हम शुरू करने जा रहे हैं गणित को एकदम शुरू से। तो हम बात करेंगे किसकी? गणित की। उससे पहले मैं बता देता हूँ कि पढ़ना कैसे है। देखो, हमारा जो स्टेज होगा वो इस प्रकार होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, किसी भी चैप्टर की पूरी बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, सारे कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर उन कंसेप्ट को कुछ क्वेश्चंस पे अप्लाई करेंगे, यानी क्वेश्चन के साथ वेरीफाई करेंगे। फिर तीसरे स्टेप में हम कहीं भी कैसे भी प्रश्न देखेंगे, उन सारे प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये पढ़ने का तरीका होगा। तो आओ शुरू करते हैं। पढ़ाते समय बिल्कुल मैं आराम से पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो देखो, हम शुरू करते हैं कहाँ से? गणित से, यानी कि मैथ। ध्यान रखना, इसका नाम है गणित और गणित से मतलब है गणना। यानी गणित में क्या काम होता है? गणनाओं का काम होता है, काउंटिंग का काम होता है, हिसाब किताब का काम होता है। यानी गणित का मतलब क्या होता है? गणना। और गणित में क्या क्या चीजें होती हैं? तो देखो, गणित में दो ही चीजें होती हैं। क्या? दो ही चीजें होती हैं। एक तो क्या होती है? संक्रिया। और संक्रिया कितनी होती हैं? 4 होती हैं। कौन कौन सी? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। यानी कि 4 प्रोसेस होती हैं। हम पूरे गणित में या तो भाग देते हैं, या गुणा करते हैं, या घटाते हैं, या जोड़ते हैं। तो ये 4 क्या होती हैं? संक्रियाएं होती हैं। और होते हैं क्या? अंक। क्या होते हैं? अंक। अंक या अपन इसे संकेत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? संकेत, यानी कि सिंबल। तो अंक होते हैं वो कितने होते हैं? 1, 2, 3 और 1 क्या आ जाता है? 0। तो कुल मिलाकर कितने अंक हुए? 10। और अंक को अपन क्या कहते हैं? अंक को कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। और संख्या को कहते हैं ऑपरेशन। यानी गणित में 4 संक्रियाएं होती हैं और 10 अंक होते हैं। क्या होते हैं? अंक। अब यहां पर एक शब्द और आया, उसका नाम है क्या? संख्या। क्या? संख्या। और संख्या को हम कहते हैं इंग्लिश में क्या? नंबर। क्या होता है? नंबर। तो देखो, अंक जो हैं, अंक हैं, उनको अपन क्या कह रहे हैं? संकेत या सिंबल कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सिंबल। ये दर्शाता है 2 वस्तुओं को, ये दर्शाता है 3 वस्तुओं को। तो ध्यान रखना, अंकों से क्या बनती है? संख्या बनती है। अंकों से क्या बनती है? संख्या बनती है। अंक हमारा एक संकेत होता है, लेकिन जो संख्या होती है, देखो, 1 भी एक संख्या है, 23 भी एक संख्या है, 255 भी क्या है? एक संख्या है। इसका मतलब ये हुआ कि अंकों को मिलाकर क्या बनती है? संख्या बनती है। जैसे कि ये संख्या 1 की है, एक अंक है, और इस संख्या में 2 अंक हैं, और इसमें कितने? 3 अंक हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक संख्या 1 से ज्यादा अंक की हो सकती है। तो ये बात क्लियर हुई। यानी कि गणित में क्या होता है? संख्या होती है, और संख्या किससे बनती है? अंक से मिलाकर बनती है। तो यहां तक ये बात क्लियर हुई होगी। और 4 इसमें क्या है? प्रोसेस हैं। तो ध्यान रखना, गणित में 10 अंक हैं और 4 प्रोसेस हैं। बस इतना ही है, गणित खत्म हो गया। इसी के पीछे एक रीजन है कि गणित को सबसे आसान विषय कहा जाता है। यानी मैथमेटिक्स इज द इजीएस्ट सब्जेक्ट इन ऑल सब्जेक्ट, बट अकॉर्डिंग टू यू। लेकिन तुम्हारे हिसाब से लग रहा होगा कि भाई गणित सबसे टफ है। नहीं, गणित बिल्कुल सबसे आसान है।
बस हमको इन चीज़ों को ध्यान से सीखना होता है। तो आओ सीखते हैं। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि गणित में कितनी 4 प्रोसेस और 10 अंकों का प्रयोग किया जा रहा है। तो अंक कितने हैं भाई? 10 हैं। और 10 अंकों के प्रयोग की वजह से ये जो सिस्टम है, प्रणाली है, उसे अपन क्या कहते हैं? दार्शनिक प्रणाली। क्या कह रहे हैं? दार्शनिक प्रणाली। दार्शनिक प्रणाली यानी डेसिमल सिस्टम। हाँ, डेसिमल सिस्टम इसको कह रहे हैं क्योंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। और क्या है इसमें? हाँ ठीक है, डेसिमल सिस्टम। देखो सिस्टम तो और भी होते हैं, जैसे कि बाइनरी सिस्टम है जिसमें 0 और 1 का प्रयोग किया जाता है जो कंप्यूटर में चलता है, लेकिन यहाँ पे अपन केवल क्या पढ़ेंगे? डेसिमल सिस्टम। और जो संकेत हैं वो यहाँ पे 10 हैं। और संकेत ध्यान रखना, जो संकेत होते हैं काउंटिंग्स के या नंबर के, तो देखो 1 2 3 4 और 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4। तो ये रोमन संकेत हैं और ये हिंदी वाले संकेत हैं और ये कौन से? अंग्रेजी वाले संकेत हैं। तो अब हम कौन से यूज करते हैं? ये वाले संकेत यूज करते हैं। और 10 अंकों के प्रयोग की वजह से इसको क्या कह रहे हैं? डेसिमल सिस्टम हम कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम शुरू कर लेते हैं गणनाओं की, गणित में संख्याओं का आना। तो गणित में जो संख्याएं होती हैं यानी नंबर होते हैं, तो नंबर जिसमें अपन नंबर पढ़ते हैं उस टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। जिसमें अपन किसके बारे में पढ़ते हैं? नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक जिसका नाम है नंबर सिस्टम। और इसी को अपन कहते हैं क्या? संख्या पद्धति। क्या कहते हैं? संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में हम देखेंगे कि जो नंबर्स होते हैं यानी कि संख्याएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, ये सभी क्या हैं? संख्याएं। तो इन्हीं के बारे में अपन सिस्टमैटिक तरीके से देखते हैं। यहां से मैं ये हटा रहा हूं। हाँ, यहाँ तक आशा करता हूँ कि यहाँ तक ये कॉपी कर लिया होगा। यहाँ तक ये कॉपी कर लो। अब हम यहाँ से देखते हैं। देखो ऐसा अपन सोचते हैं कि गणित में जो काउंटिंग की शुरुआत हुई होगी, नंबर की शुरुआत हुई होगी, हम करते क्या है? एक्चुअली में इस ब्रह्मांड में या फिर प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं उनको हम गिनने का काम करते हैं। क्या करते हैं? उनको गिनने का काम करते हैं। तो प्रकृति में यदि कोई वस्तु है तो वो कम से कम कितनी होगी? 1 होगी। यानी कि प्रकृति में कम से कम वस्तुएं कितनी होती हैं? 1 होती है, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकृति की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से हो रही है। तो इसलिए इसमें जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हैं, उनकी शुरुआत हम करते हैं 1 से। तो ध्यान रखना, प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। और प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है नेचुरल नंबर, और इनकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? 1 से। n यानी नेचुरल नंबर। तो ध्यान रखना, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो इसलिए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 0। इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है क्या? 1। तो इसमें 0 नहीं आता। ध्यान रखना, 0 इसमें नहीं आता, क्योंकि प्रकृति में 0 वस्तु है। अगर तुमसे बोलो कि भाई इस प्रकृति में है ना 0 कुछ पाया जाता है? नहीं, 0 का मतलब तो यह है कि वो है ही नहीं। तो ध्यान रखना, प्रकृति में 0 नहीं आता, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, और कहां तक? अनंत तक। लेकिन अब दूसरी बात ये आती है कि जैसे अपन बात करें एक कमरे की। किसकी? एक कमरे की। यदि उस कमरे में हम बात करें कि भाई कितने व्यक्ति हैं, यदि उसमें कोई व्यक्ति नहीं है तो हम उसे कैसे लिखेंगे? देखो, 1 होता तो 1 लिख देते, लेकिन जब कोई है ही नहीं उसमें, एक स्पेस में यानी एक कवरेज एरिया में, तो देखो कमरे को अपन ऐसा मान लेते कि चारों तरफ से बंद है
और उसमें कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है तो ये क्या दिख रहा है, देखो क्या दिख रहा है, जीरो। क्या दिख रहा है, जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कवरेज एरिया में कुछ भी नहीं है तो हम कहेंगे जीरो। क्या कहेंगे, जीरो। तो जीरो का आविष्कार किसने किया था, भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। तो जीरो के आने से हमारी संख्या क्या हो गई, पूर्ण हो गई, यानी कंप्लीट हो गई। तो ध्यान रखना, यदि प्राकृतिक संख्याओं में नेचुरल नंबर में यदि हम जीरो शामिल कर लें तो हमारी संख्याएं हो जाती है क्या, पूर्ण संख्या। क्या, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी संख्या होती है जीरो। पूर्ण संख्या में सबसे छोटी जो संख्या होती है जीरो। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ संख्या की, ना कि अंक की। यहाँ संख्या की बात हो रही है, और संख्या एक अंक की भी हो सकती है, दो की भी हो सकती है, और चार अंक की भी हो सकती है। तो जीरो के शामिल होने से हमारी संख्याएं हो गई क्या, पूर्ण संख्याएं। अब आगे फिर समस्या ये आई कि दो लोगों को मार्केट भेजा गया और दोनों के लिए 500 रुपये दिए गए। कितने, 500 रुपये दोनों के लिए। चलो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि एक आदमी को दे देते हैं, यानी दो लोगों को भेजा गया मार्केट और उनमें से एक आदमी के लिए 500 रुपये दिए गए और एक के लिए कुछ भी नहीं दिया गया, और उनसे बोला गया कि भाई जाओ बाजार जाओ और बाजार से तुम्हें सामान लेके आना है। तो दोनों ही लोग 500 रुपये का सामान लेके आए। देखो, एक को 500 रुपये दिए थे तो वो तो लेके आए, अच्छी बात है, लेकिन जिसके लिए नहीं दिए थे वो भी 500 रुपये का लेके आया। अब उसको कैसे लिखना है, तो उसको दर्शाने के लिए हमें जरूरत पड़ी किसकी, नेगेटिव की, यानी माइनस की। किसकी, माइनस की जरूरत पड़ी, यानी कि वो उधार लेके आया। तो उधार की चीजों को लिखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, माइनस की। तो इसका मतलब यदि ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लिए जाए किसमें, पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर ली जाएं तो हमारी संख्या बन जाती है क्या, पूर्णांक संख्या। क्या बन जाती है, पूर्णांक संख्या। देखो इसमें भी यही लिखा है, नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4, और यदि इसमें जीरो शामिल कर लिया जाए तो क्या बनेगा, होल नंबर। और यदि इसमें नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर दोनों शामिल कर लिए जाएं तो क्या बन गया, पूर्णांक संख्या। समझ में आया। तो पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी संख्या क्या होती है, पता नहीं, क्योंकि सबसे छोटी माइनस में जा रही है अनंत तक और सबसे बड़ी प्लस में अनंत तक जा रही है। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी माइनस अनंत होती है और सबसे बड़ी प्लस अनंत होती है, यानी इसमें ना तो सबसे छोटी का पता और ना ही बड़ी का पता। लेकिन नेचुरल नंबर में और होल नंबर में सबसे छोटी क्या इसमें 1 होती है, इसमें 0 होती है और बड़ी पता नहीं। तो इतनी बात समझ में आई। अब ये चीजें हो गई तीनों, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। अब इन तीनों को हम दो तरीके से विभाजित कर सकते हैं। इनको दो भागों में बांट सकते हैं। इनमें से सबको छांट के एक ग्रुप बना देंगे सम संख्याओं का और दूसरा बना देंगे विषम संख्याओं का। यानी कि जिन संख्याओं में जोड़े मिलते हैं, प्रत्येक के जोड़े मिलते हैं, वो संख्या सम संख्या कहलाती है। इनको अपन क्या कह रहे हैं, इवन नंबर कह रहे हैं। और जिनमें जोड़े नहीं मिलते, एक का जोड़ा नहीं मिलता है, जैसे 3 है तो 2 जोड़े बन जाएंगे, एक का नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब विषम संख्याओं में जोड़ा नहीं बनता। इसको अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो शादीशुदा है वो सम है और जो शादी नहीं हुई वो विषम है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई होगी। और फिर आगे, हाँ इसमें ध्यान रखना, जो जीरो है, जीरो एक सम संख्या है। जीरो क्या है, एक सम संख्या है। अब इन्हीं तीनों नंबर्स को आगे हम डिवाइड करते हैं, किसमें, भाज्य में और अभाज्य में। दो भागों में बांटा जा सकता है, किसमें, भाज्य में और अभाज्य में। लेकिन ध्यान रखना कि एक जो नंबर है, क्या, एक जो नंबर है एक, तो एक ना तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य में आता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति में कम से कम एक वस्तु तो होगी, उसको आगे नहीं तोड़ सकते। तो एक को अपन ना तो भाज्य में रखेंगे ना ही अभाज्य में रखेंगे। अब यहाँ पे समझते हैं भाज्य अभाज्य को थोड़ा सा डिटेल में। देखो, भाज्य अभाज्य के लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, वहां से तुम कंप्लीट प्राइम नंबर पढ़ सकते हो। मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। देखो, एक है भाज्य और दूसरी है अभाज्य। भाज्य को अपन कहते हैं कंपोजिट और अभाज्य को कहते हैं प्राइम नंबर। अब इसे से समझो,
जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया 6, 8 और इसमें एग्जाम्पल लिया 5 और 7। इसमें चलो एक ही ले लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया। अब इसके अपन गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो 6 के गुणनखंड, और गुणनखंड क्या होते हैं? जिनसे वो संख्या कट जाती है। जैसे 6 का 1 से कट जाएगी 6, 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी और 6 से भी कट जाएगी। तो ये क्या हुए? इसके क्या हुए? फैक्टर हुए। और कितने हुए? 4 फैक्टर हुए। अब इसमें यदि देखें तो एक तो 1 है और एक क्या है? खुद 7 है। तो इसमें कितने हुए? देखो इसमें फैक्टर कितने हुए? 4। और इसमें कितने हुए? 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, क्या? जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो अभाज्य संख्या होती है, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो भाज्य संख्या होती है। इतनी सी बात है जो समझना है। तो देखो 2 से ज्यादा गुणनखंड है तो वो क्या है? भाज्य। और 2 से कम केवल 2 गुणनखंड है तो वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो इसका अलग से भी मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कहां पर? इनके शॉर्ट फॉर्म पर। अब इनको ऐसे समझते हैं। देखो तो सबसे छोटा जो ग्रुप होता है, सबसे छोटा जो समूह होता है वो होता है प्राकृतिक संख्याओं का। किसका? प्राकृतिक संख्याओं का। इसे डिनोट करते हैं अपन n से, जिसमें सबसे छोटी 1 होती है और सबसे बड़ी क्या होती है? अनंत। और यदि प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर लिया जाए तो हमारी संख्या बन जाती है होल नंबर, यानी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। और यदि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों शामिल कर लिए जाएं तो हमारी संख्या हो जाती है क्या? इंटीजर। क्या हो जाती है? इंटीजर यानी कि पूर्णांक, और होल यानी कि पूर्ण, और नेचुरल यानी कि प्राकृतिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक संख्या में आती हैं। ठीक है। अब इन्हीं सभी संख्याओं को अपन क्या बोलते हैं? ये सभी आ जाती है परिमेय संख्या में। किस में आ जाती है? परिमेय में। अब यहाँ पे हम समझते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। देखो परिमेय संख्या का मतलब होता है, परिमेय संख्या का मतलब होता है जिसे, यानी ऐसी संख्या जिसे अंश बटे हर में लिखा जा सके। किसमें? अंश बटे हर में लिखा जा सके, या फिर जिसे p बटे q के रूप में लिखा जा सके। तो उसको अपन क्या कह रहे हैं? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। क्या कह रहे हैं? रेशनल नंबर। अब इसमें p और q क्या है? तो ध्यान रखना यहां पर p और q दोनों क्या हैं? इंटीजर हैं, यानी पूर्णांक संख्याएं हैं। और यहां पर q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। हम q की जगह 0 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? कि भाई p की जगह 5 रख दिया और q की जगह 0 रख दिया, तो 5 में यदि 0 का भाग देंगे तो क्या हमारी अपरिभाषित हो जाएगी संख्या। तो इसीलिए यहाँ पे कंडीशन लगी होती है कि q 0 नहीं होना चाहिए। केवल इतना समझो कि परिमेय संख्याएं वो संख्या होती है जिसे अंश बटे हर में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है। तो यहां से बात समझ में आई। अब इसको जरा एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखो परिमेय संख्या क्या हो गई? जिनको अपन किस में लिख सकते हैं? p बटे q में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या को इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ ध्यान रखना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ p एंड q क्या है? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिए, इसमें क्या उदाहरण एग्जाम्पल लिए, जैसे हमने लिखा 5, 2, 2/3, रूट में 9, रूट में 25 और 22/7, 6/7। ये एग्जाम्पल लिए। तो देखो अब तुमसे यदि पूछा जाए कि भाई बताओ इनमें से कौन कौन सी संख्याएं जो परिमेय संख्या हैं, तो तुम बोलोगे कि भाई 22/7, 2/3 ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसको अंश बटे हर में लिखा गया है।
लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, ये सारे परिमेय संख्या में आते हैं। तो कैसे? ऐसे देखो 5 को अपन क्या ले सकते हैं, 5/1 तो हो गया p/q हो गया, और p और q दोनों पूर्णांक संख्याएं, हाँ बिल्कुल हो गया, और 2 को 2/1 ले सकते हैं। और ये √9 है तो इसको अपन 9 का वर्गमूल आ जाएगा कितना, 3, और 3 को 3/1 लिख सकते हैं। जैसे √25 है तो 5 आ जाएगा, इसको 5/1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जितनी भी संख्याएं हैं हमने पढ़ी 1, 2, 3 ये सब, यानी कि माइनस वाले भी, हाँ यहाँ पे मैं ये भी ले देता हूँ कि यहाँ पे एक और एग्जांपल ले देता हूँ, -6, तो ये कितना हो जाएगा, -6/1, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो इससे हमें बात समझ में आई कि ये सभी संख्याएं, क्या ये सभी संख्याएं, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम, विषम, भाज्य, भाज्य, ये सभी जो संख्याएं हैं वो किस में आती हैं, परिमेय संख्या में आती हैं। दे ऑल आर क्या, रेशनल नंबर, ये सभी परिमेय संख्या में आते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं, देखो यदि परिमेय संख्या ये हैं तो फिर दूसरी तरफ अपरिमेय भी होती हैं, क्या, दूसरी तरफ अपरिमेय भी होती हैं। अब मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, देखो एक तरफ हो गई हमारी क्या, परिमेय, और दूसरी तरफ हो गई अपरिमेय। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको अपन क्या इंग्लिश में क्या करें, इरेशनल नंबर, इसे डिनोट कर रहे हैं अपन IR से। तो इरेशनल नंबर वे होते हैं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, क्या, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं, एग्जांपल, जैसे कि रूट में 5, रूट में 7, रूट में 6 और 2, रूट 3, 6/√5 ऐसे भी ले सकते हैं, रूट में 2/3 ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये संख्याएं हो गई, और एक है इसमें क्या, पाई, क्या है, पाई, ये इसके क्या हो गए, एग्जाम्पल। अब इसको समझो जरा, अगर आप सोच रहे हो कि भाई ये 5 है तो मैं इसको लिख दूं क्या, √5/1, तो ये लिख तो गया p/q में, नहीं, ध्यान रखना p/q में क्यों नहीं लिखा, क्योंकि p क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए, लेकिन पूर्णांक संख्याओं में √5 तो आता ही नहीं है ना, √7 भी नहीं आता। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, √25 जो था तो 5 का वर्गमूल आ गया था, 25 का वर्गमूल आके 5 हो गया था, लेकिन ये वर्गमूल नहीं आ पा रहा है, यानी कि इसमें क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती, तो इस वजह से वो रूट से बाहर नहीं निकल पाती। तो इसलिए ये कि सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है पाई, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या है, पाई। तो पाई का मान तुमने पढ़ा होगा कि 22/7 होता है, क्या पढ़ा होगा कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन ध्यान रखना पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का जो वास्तविक मान होता है वो होता है परिधि बटे व्यास। क्या होता है, मैं इसे यहाँ बताता हूँ। देखो यदि एक सर्कल बनाया जाए और उसकी परिधि क्या है, ये परिधि है और ये क्या है, व्यास है। यदि उसकी परिधि में उसके व्यास का भाग दिया जाता है, क्या, तो पाई बराबर होता है क्या, पाई बराबर होता है परिधि बटे व्यास। यदि किसी वृत्त की परिधि की लंबाई में, कोई भी वृत्त, उसके व्यास की लंबाई का भाग देंगे तो वो संख्या कभी कटेगी नहीं, ये तय है। तो इसीलिए पाई को क्या बोला गया, अपरिमेय। लेकिन पाई का मान 22/7 जो होता है वो काम चलाने के लिए होता है, पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना कि जो 22/7 है वो परिमेय है, जबकि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आशा करता हूं कि ये बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो हमने परिमेय अपरिमेय दोनों समझा, ठीक है। अब परिमेय अपरिमेय दोनों को मिलाकर सम्मिलित रूप से बोला जाता है वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर। क्या बोला जाता है, वास्तविक संख्याएं।
अच्छा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय अपरिमेय दोनों ही संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और ध्यान रखना, वास्तविक संख्याओं को नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है। नंबर लाइन क्या होती है कि देखो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 2 3 और इधर -1 -2, तो इस पर लिखा जा सकता है किसको? वास्तविक संख्याओं को। जैसे 1 2 3 ये नेचुरल हो गई, फिर पूर्ण हो गई 0 मिला के, तो ये नंबर लाइन है ना, होती है। इतना ही काफी है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो इतना समझ लो कि वे सभी संख्याएं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब बात करते हैं अपन किसकी? काल्पनिक की। जब वास्तविक ये है तो फिर काल्पनिक क्या है? देखो, काल्पनिक इधर है। काल्पनिक को अपन क्या भूत भी कह सकते हैं या इमेजिनरी भी कह सकते हैं। काल्पनिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनकी केवल क्या कल्पना ही की जा सकती है ना। जैसे ये क्या होती है, एग्जाम्पल में दे देता हूँ। हालांकि इमेजिनरी नंबर हम कंपटीशन में पढ़ते नहीं हैं, ये कंपटीशन में नहीं आते। तो इमेजिनरी नंबर जो होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे -1 रूट में क्या -1, रूट में -15, ठीक है। और इसे डिनोट करते हैं अपन कैसे? i से। तो i बराबर क्या होता है? -1। तो i का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? i वर्ग बराबर -1, क्या हो जाएगा? -1। इमेजिनरी नंबर को अपन i से डिनोट करते हैं। तो देखो i बराबर क्या है? माइनस में √1, और i का वर्ग करेंगे तो इधर भी वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा? -1। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है क्या काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे -1 है रूट में, और इसका वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा और हमें -1 प्राप्त होगा। तो इससे हमें बात समझ में आ रही है कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमें क्या ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है उनको अपन क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी। तो वास्तविक यानी कि रियल, काल्पनिक यानी कि इमेजिनरी। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? संख्या। क्या कहते हैं? संख्या। तो यही हमने आज पढ़ा था, क्या? संख्या पद्धति। तो अब मैं इसको ऐसे समझाता हूं कि हमारी जो संख्याएं हैं मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित की जाती हैं, वास्तविक और काल्पनिक। इसमें से काल्पनिक वे होती हैं जिनका वर्ग करने पर हमें ऋणात्मक उत्तर प्राप्त होता है, और वास्तविक वे होती हैं जिनको नंबर लाइन पर लिखा जा सकता है और जिनको आगे परिमेय अपरिमेय दोनों भागों में बांटा जाता है। परिमेय वे हैं जिनको P/Q में लिख सकते हैं, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं। अपरिमेय वे हैं जिनको P/Q में नहीं लिख सकते, इसके एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं। हाँ, अब इन सभी को, इसको प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक, इन सभी को हम परिमेय में लिख सकते हैं। तो इसलिए ये सभी परिमेय में आती हैं और ये परिमेय में आती हैं, तो इन्हीं को विभाजित किया जाता है इस प्रकार। तो ये सभी संख्या किस में आती हैं? रेशनल नंबर में आती हैं। तो इसमें हमने जाना संख्याओं के बारे में। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। हो सकता है कि आपको पसंद आ रहा हो। अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो के नीचे एक सब्सक्रिप्शन लिखा रहता है, तो उस पर प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो थम्स अप होता है इस प्रकार का उसको दबा दें, लाइक कर दें। और एक और चीज़, वहाँ पे एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है ना। इच्छा हो तो कर देना, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ तक हमें ये बात क्लियर हुई। अब हम आगे इसमें, तो ध्यान रखना ये बैच बिल्कुल धुआंधार होने वाला है, इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होने वाले हैं। और ध्यान रखना सवाल इस प्रकार होंगे कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और अपने आप इंटरेस्ट आने लगेगा। इस वीडियो में यदि कोई कन्फ्यूजन बचा है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो हमें व्हाट्सएप पे जरूर लिख के भेजें। हम आगे वाले वीडियो में वो सारे कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। हालांकि इसके कम से कम 10-12 वीडियो बनेंगे नंबर सिस्टम के। इसमें बहुत कुछ अपन सीखने वाले हैं। इसमें तुम्हारे फॉर्मूलों पर आधारित भाज्य भाज्य संख्याएँ और भाज्यता के नियम, बहुत सारी चीज़ें हैं। इकाई अंक निकालना, नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस निकालना, रिमाइंडर थ्योरम, साइक्लिक थ्योरम, ये थ्योरम वो थ्योरम, सबको पढ़ेंगे अपन आराम से दमदार तरीके से पढ़ेंगे। तो बस खुश रहिए, और कोई कमेंट्स है तो मेरे लिए कीजिए। और ये बैच बिल्कुल शुरू हो गया है, तो इसको शुरू से पढ़ना, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सो थैंक यू, बाय बाय।